Welcome back to Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्स होता क्या है? तो ऐसी चीजें जो हमने नहीं बनाई है बट हमको थ्रू नेचर मिली हुई है और हम उसको यूज करते हैं अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, इन डिटेल इंट्रोडक्शन देखते हैं. ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज. ह्यूमन यानी इंसानों की इच्छाएं या तो अधूरी या पूरी ही तरीके से किस पर डिपेंड करती है? रिसोर्स पर डिपेंड करती है. आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक इंडस्ट्री वाला कोई पर्सन है जिसको कोई फिनिश्ड गुड बनाना है, तो उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्स से आएगा. उसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए हमको कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें चाहिए, वो भी हमको नेचुरल रिसोर्स से मिलती है. अगर हम खाने की बात करें, एग्रीकल्चर और ये सब, तो ये सब भी हमको रिसोर्सेज से मिलते हैं. तो ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज से इंसान की इच्छा पूरी होती है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल देम रिसोर्स. हमारे यहाँ पर नेचर के अंदर 1, 2, 100, 200 नहीं, हजारों लाखों एलिमेंट देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर. हम उन सबको रिसोर्स बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं. आप समझिए कि नेचुरल में तो नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. क्या हम उन सबको रिसोर्स बोलेंगे? नहीं, हम सबको रिसोर्स बोलेंगे नहीं. तो अब हम किसको रिसोर्स बोलेंगे? These element can be called resource only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. वही पर्टिकुलर नेचर की चीजें जिसको इंसानों ने समझा है और वो उस चीज को अपने दिमाग से और अपने एक्सपर्ट नॉलेज के साथ यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले के जमाने में लोगों को पेट्रोल का पता ही नहीं था कि पेट्रोल से कोई व्हीकल चलता है, तो वो उस टाइम पर कोई भी रिसोर्स बिल्कुल भी था नहीं. उस टाइम पे बस वो एक एलिमेंट था नेचर का. धीरे धीरे जब लोगों ने डेवलप किया और उनको पता चला कि पेट्रोल से व्हीकल चल सकते हैं, दूसरी चीजें चल सकती है, तब जाके वो पेट्रोल एक सोर्स से रिसोर्स कहलाया गया. सेम विद लिथियम. अभी तक लिथियम इतना था बट किसी को उसके बारे में इतना पता नहीं था, तो वो एक सोर्स था. जैसे ही लोगों को ये चीज पता चलने लगे कि लिथियम से बड़ी बड़ी बैटरीज बनती है, ईवी व्हीकल्स की बैटरी बनती है, वैसे ही लिथियम जो एक सोर्स था वो अब रिसोर्स हो चुका है. यानी नेचर के अंदर जितनी भी चीजें होती है उन सबको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, हम उन्हीं चीजों को रिसोर्स बोलेंगे जो पर्टिकुलर चीजें इंसान अपने नॉलेज और एक्सपर्ट के साथ यूज करता है और अपने आप की नीड पूरी करता है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them and man can has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resource. अगर हम दूसरे सिंपल लैंग्वेज में समझे कि रिसोर्स क्या होता है, तो समझिए कि मैन इज डिपेंडेंट. ठीक है, एक इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यानी कि अपनी नीड पूरी करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट है. बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम. एक इंसान की फिजिकल यानी कि वो शारीरिक रूप से और इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग अपना लगा के वो चीज को यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है उसको यूज करने की, और उस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स. आप समझिए कि कोई भी चीज है, ठीक है, वो नेचुरल एलिमेंट से आई, जैसे वो चाहे कॉपर हो जाए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, एग्रो प्रोडक्ट्स हो जाए. अगर हमें यही नहीं पता है कि वो चीज यूज किस में आएगी, कैसे उस चीज को हम लोग यूज करेंगे और अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, तो वो एक रिसोर्स बन ही नहीं सकता है. रिसोर्स किसका बनता है? जो एक पर्टिकुलर नेचुरल एलिमेंट का हमको पता हो कि ये एलिमेंट से मैं अपनी ये इच्छा पूरी कर सकता हूं, तब जाके वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिएट होता है और उस एलिमेंट को बोला जाता है रिसोर्स. वापिस मैं आपको रिसोर्स इसीलिए इतना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आगे के पूरे चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना रहे. वापिस समझिए, नेचुरल रिसोर्स यानी कि एक ऐसे नेचर के एलिमेंट जो इंसान अपनी इच्छा, अपनी नीड को पूरी करने के लिए अपना दिमाग और अपना एक्सपर्ट नॉलेज लगाता है और वो पर्टिकुलर नेचुरल एलिमेंट को अपने काम के लिए यूज करता है, उसको बोला जाता है रिसोर्सेस. In ancient times, men did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resource at that time, but today they are useful. अगर हम पहले की बात ले ले तो पहले के टाइम पर जो बरीड लैंड्स होती थी, ठीक है, यानी कि लैंड के अंदर कुछ उगता है या लैंड के अंदर कुछ हमको मिल सकता है, वो सारी चीजें लोगों को पता नहीं थी, तो वो उस टाइम पर रिसोर्स नहीं थे. पर आज हमें पता है कि लैंड के अंदर से अलग अलग यूजफुल चीजें मिल सकती है या फिर मिनरल्स मिल सकते हैं, तो आज वो हमारे लिए यूजफुल है. The natural resource should have both the virtue of utility and capability to work.
नेचुरल रिसोर्स के पास दोनों ही चीजें होती है, एक उनके पास वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है और दूसरा वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उसका यूटिलिटी, उसका यूज कैसे होगा, वो सारी चीजें होती है। आप समझिए नेचर एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नेचर के अंदर हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटे पौधे से लेके हर एक मिनरल का अपना एक यूज होता है। हम इंसानों को उसका यूज समझने में टाइम लगता है। आज इतने हजारों लाखों एलिमेंट नेचर में देखने को मिलेंगे, हमको सबका पता भी नहीं है कि वो एक्चुअली में वर्क क्या करते हैं, बट नेचुरल एलिमेंट के अपने अपने वर्क होते हैं, उनका कैपेसिटी भी होती है, उनके अंदर यूटिलिटी भी होती है कि वो उस चीज को होल्ड करके रख सके। यानी आप आयुर्वेदा ले लीजिए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर ले लीजिए, ऐसे अनेकों चीजें देखने को मिलेगी जो इंसान को नहीं पता है, बट नेचर अपने अंदर वो चीज करता है। The resources are made of the interactions of three: nature, man and culture। एक रिसोर्स यानी एक जो नेचुरल एलिमेंट सोर्स है, उसको रिसोर्स बनाने में तीन चीजें इंटरेक्ट करती है, वो है नेचर, मैन और कल्चर। नेचर यानी स्वयं, कुदरत, ठीक है, जिसके अंदर से हमको सारे सोर्सेस मिलते हैं। मैन जो अपने एक्सपर्ट, ठीक है, या अपने दिमाग के साथ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ वो सोर्स को रिसोर्स बनाने की कोशिश करता है। और बाद में आता है कल्चर। कल्चर क्या काम करता है कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को ऐसे यूज कैसे करते हो। हर एक जगह पर अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग रिसोर्स का यूज होता है, ठीक है। कहीं पर वो चीज यूज होती है, कहीं पर वो चीज यूज नहीं होती है। कोई कल्चर में उस पर्टिकुलर सोर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कहीं पर नहीं होता। यानी कि एक नेचर, मैन और उसके कल्चर को लेके एक पूरा रिसोर्स रेडी होता है, ठीक है। रिसोर्स यानी ऐसी चीजें जो नेचुरल एलिमेंट में से मिलती है, इंसान अपने फिजिकल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ उसको अपनी नीड पूरी करने के लिए यूज करता है, उसको रिसोर्स बोला जाता है। यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स यूज क्यों होता है, कैसे यूज होता है। रिसोर्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। रिसोर्स हमारे लिए हर तरीके से यूज होता है। इंसान अपनी लाइफ में हर जगह पर बिना रिसोर्स के कभी भी चल सकता नहीं है। हमको मेन 2 टाइम 3 टाइम खाने को चाहिए, वो खाना हमारा एक रिसोर्स से आता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो कोई भी खाना बनेगा नहीं। उसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें, हमारे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ये सारी चीजें भी नेचर से आती है, इसके बिना भी हम कुछ कर सकते नहीं है। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, तो वो भी रॉ मटेरियल से बनता है और वो रॉ मटेरियल भी नेचर में से आता है। यानी कि इंसान छोटा जब उसका जन्म होता है तब से लेके जब वो मर जाता है, उसके डेथ तक, वो पूरा का पूरा नेचर के साथ ही घिराया हुआ रहता है। उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्स होते हैं और वो पूरा डिपेंडेंट होता है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, ठीक है, या फिर छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, हर एक जो इंडस्ट्री है वो किस पर डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर उगाने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जमीन चाहिए, सीड्स चाहिए, उसके अंदर कुछ इंसेक्ट का रोल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी कहां से मिलती है, नेचुरल रिसोर्स में से मिलती है। यानी कि हर एक चीज अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब इसके बारे में कुछ इन डिटेल पढ़ते हैं। रिसोर्सेज एज फूड, यानी एज अ फूड, मतलब खाने के लिए हम रिसोर्सेज का कैसे यूज करते हैं। तो पहला आता है वेजिटेशन, ठीक है, जो हम सब्जियां उगाते हैं। अब जो सब्जी उगती है वो फार्मिंग में उगती है, यानी एग्रीकल्चर में उगती है, यानी कि वो डायरेक्टली कहां से उग रही है, नेचुरल रिसोर्स में से। उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, वेजिटेशन का दूसरा पार्ट होता है फ्रूट्स। फ्रूट्स उगाने भी जरूरी होते हैं। क्यों फ्रूट्स? क्योंकि उसमें से हमको विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये चीजें भी कहां से मिलती है हमको, नेचुरल रिसोर्सेज में से। उसके अलावा फ्लावर्स भी उसमें से उगते हैं। फ्लावर्स का मेन रोल क्या होता है, वो एडिबल भी होते हैं। कुछ फ्लावर्स को हम खा भी सकते हैं, कुछ फूड में भी यूज होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एज अ कलर, एज अ, अब देखते हैं कि कुछ स्वीट्स वगैरह बनता है तो उसके अंदर जो कलर्स यूज होते हैं वो फ्लावर पेस्टल से बने हुए होते हैं। तो ऐसे सारा वेजिटेशन भी हमको कहां से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज में से। अब हम देखते हैं थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स हमको फूड में कैसे हेल्प करते हैं, तो समझिए। फॉर एग्जांपल आप हनी, शहद जो होता है तो वो कहां से आता है, हनी बीज में से आता है। हनी बीज इज अ पार्ट ऑफ नेचर, यानी वो डायरेक्टली हमको कहां से मिला, नेचुरल रिसोर्स में से। सेकंड आता है मिल्क। तो मिल्क कहां से आता है, काउ बफेलो में से। वो कहां से बिलोंग करते हैं, नेचर से, यानी कि हमको कहां से मिला, नेचुरल रिसोर्सेज से। यानी ऐसी चीज है जो इंसानों ने तो बनाई ही नहीं है ना। वेजिटेशन हम खुद बनाते हैं, ठीक है, वो तो हमारा काम है कि हम उसके अंदर सीड्स डालें, सीड्स उगना, वो सारी चीजें अपना नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। एनिमल्स भी हमने तो बनाया नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ नेचर, वो नेचुरल एलिमेंट है। वो अगर हमको खाना दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज
हुए। सेकंड आता है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो रिसोर्स होता है वो, अगर आप समझिए कि मुझे एक बेंच बनानी है, बेंच नहीं, समझो कि मेरे पास एक इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री फर्नीचर की इंडस्ट्री है। अब फर्नीचर की इंडस्ट्री में मैं क्या बनाता हूँ, बेड बनाता हूँ, सोफे बनाता हूँ, कबर्ड बनाता हूँ, बेंच बनाता हूँ, सारी चीजें बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए वो चीज के लिए सबसे मेन क्या चीज है, लकड़ा। लकड़ा कहाँ से आएगा, ठीक है, वो आएगा ट्री से, यानी कि कहीं ना कहीं जंगल से या पेड़ वगैरह से, यहाँ से आएगा। अब पेड़ कहाँ का पार्ट है, नेचुरल एलिमेंट का है, ठीक है, तो वो कहां से हुआ, नेचर का रिसोर्स हुआ, ठीक है। अब समझिए कि पहले मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये बेंच वगैरह लकड़े से बन सकती है, ठीक है, तो मेरे लिए वो पेड़ एज अ सोर्स था। जब मुझे पता चला कि वो लकड़े में से मैं ये सारी चीजें बना सकता हूँ, तब जाके वो मेरे लिए क्या हुआ, रिसोर्स कन्वर्ट हुआ। यानी कि आप समझे, रॉ मटेरियल, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, तो उसका मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं नेचर से बिलोंग करता है। रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जो एनर्जी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, या पेट्रोल हो गए, या दूसरे जितने भी एटॉमिक एनर्जीज वगैरह पे आते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सारी चीजें भी हमको कहां से मिलती है, नेचर में से मिलती है। क्यों नेचर में से मिलती है, आप समझिए कि पहले के टाइम पर जो इंजन हुआ करते थे, यानी कि ट्रेन होती थी, स्टीम इंजन, वो कैसे चलती थी, डीजल से, पेट्रोल से नहीं चलती थी, वो चलती थी कोल से, यानी कोयले से, ठीक है। तो कोयला जो है वो का पार्ट है, नेचर का पार्ट है, और वो यूज कैसे हो रहा है, एज अ नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहा है। अगर अगर पता ही नहीं होता कि कोयले नाम की कोई चीज होती है या कोयला कैसे यूज होता है, तो कभी वो इंजन प्रोड्यूस होते नहीं होते। यानी कि एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसके बारे में हमको पता चला और हमने यूज किया, इसीलिए हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए। तो ये थे तीन, रिसोर्स एज फूड, मतलब जो खाने के लिए यूज होता है, रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के हम रिसोर्स यूज करते हैं, रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए भी हम लोग रिसोर्स का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्स यानी कि रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि रिसोर्स का मालिक कौन है, रिसोर्स ओन कौन करता है, रिसोर्स किसका है, उसके हिसाब से ये रिसोर्स डिसाइड किया जाता है कि इस रिसोर्स का ओनर ये है, इस रिसोर्स का ओनर ये है। ये सारी चीजें हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी कि जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन उसको संभालेगा, कौन उसका यूज करेगा, वो सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। रीअवेबिलिटी यानी क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो रिसोर्स है वो वापस यूज होगा कि नहीं होगा। अवेलेबल तो वो है, एक बार अवेलेबल हो गया, क्या उसकी रीअवेबिलिटी, यानी कि जो रिसोर्स यूज हो चुका है वो क्या दूसरी बार यूज होगा, तो उसके बेसिस पर ये डिपेंड होता है। यानी कि टोटल 3 टाइप के रिसोर्स है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसका मालिक कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि उसको बांटा कैसे गया है। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, यानी कि क्या वो वापस उपलब्ध होगा, क्या वो वापस अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। अब हम इनको इन डिटेल समझेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब आप समझिए, कंफ्यूज मत होना, पहले 3 टाइप्स थे, ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रीअवेबिलिटी। अब ओनरशिप के अंदर 3 टाइप्स है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। इंडिविजुअल रिसोर्स ओन्ड बाय फैमिली और इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर फैमिली के हैं या एक पर्टिकुलर इंसान के खुद के हैं, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब जो मेरा घर होगा, ठीक है, तो वो तो मेरा ही होगा, ठीक है, मेरी जो जमीन होगी वो भी मेरी होगी। आप समझ, आप बोलेंगे घर कैसे नेचुरल रिसोर्स में आया, घर खड़ा किस पर है, जमीन पर, तो जमीन किसकी हुई, एक नेचर की हुई, और उस वो जमीन खरीदी किसने, आपने, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान ने, यानी कि वो रिसोर्स किसका हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स। ऐसा तो नहीं कि आपका घर जिस जमीन पर हो उस जमीन पर आकर कोई बोलेगा कि नहीं मैं यहां पर ही रहूंगा, नहीं, ये एक पर्टिकुलर जो लैंड है, जो नेचर का हिस्सा है, वो आपने खरीद लिया है, एक इंडिविजुअल इंसान ने खरीद लिया है, इसीलिए उसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोला जाता है। नेशनल रिसोर्स ओन्ड बाय कंट्री और रीजन, ऐसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर पूरी कंट्री के हैं और कोई उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है नेशनल रिसोर्स। जैसे आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा, यानी कि हमारा जो इंडियन आर्मी हो गया, तो इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया वाले ही उसका यूज करेंगे, या इंडियन आर्मी इंडिया के लिए ही काम करेगी, ठीक है, बाहर के लोगों के लिए इतना काम नहीं करेगी अंटिल अनलेस हमको बोले नहीं, ठीक है। हाँ, इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो बेचते हैं, बट मेन उनका काम क्या है, खुद की देश को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो वो होता है एक नेशनल रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर कंट्री का है, एक पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक ही रीजन का है और किसी का भी हो सकता नहीं है। थर्ड आता है ग्लोबल रिसोर्स, ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ग्लोबल रिसोर्स के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं,
फिजिकल रिसोर्स जो हम देख सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं। नॉन फिजिकल यानी जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हवा, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्स जो चाहे फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, बट वो यूज किस लिए होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर यानी इंसान के भलाई के लिए यूज होता है, वो सारे ही रिसोर्स ग्लोबल रिसोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं फॉर ऑल नेशन। यानी कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ इंडिया के लिए या सिर्फ मेरे घर के लिए, ऐसा नहीं होता। ये जो ग्लोबल रिसोर्स होते हैं वो पूरी दुनिया उस पर ओन कर सकती है, उस पर किसी का भी हक होता नहीं है, ठीक है। वापिस समझते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। जो रिसोर्स सिर्फ मेरा है या मेरे फैमिली का है वो हुआ लैंड या बिल्डिंग, ये सारी चीजें। नेशनल रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन का है, जैसे आर्मी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, जिस पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का हक होता है। थर्ड होता है ग्लोबल रिसोर्स, यानी कि जितने भी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो चाहे हम टच एंड फील कर सकते हैं वो रिसोर्स, और जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो रिसोर्स, जिस पे पूरी दुनिया का हक होता है, हर एक कंट्री उसको यूज कर सकती है, हर एक इंसान उसको यूज कर सकता है। तो ये था, क्या था, टाइप्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी कि कैसे उस रिसोर्स का बंटवारा होगा, तो उसके कुछ टोटल 4 टाइप्स है। पहला समझते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स, यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यूनिवर्सल रिसोर्स यानी जो पूरे ब्रह्मांड का है, जिस पर कोई अधिकार हो सकता नहीं है, जो किसी का बंटवारा नहीं हो सकता है, वो सब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन ही ले लो। ऑक्सीजन पर ऐसा है कि ये ऑक्सीजन इंडिया वालों के लिए, ये ऑक्सीजन पर्टिकुलर चाइना वालों के लिए, ये ऑक्सीजन इंग्लैंड वालों के लिए नहीं। इट्स एन यूनिवर्सल रिसोर्स, वो हर एक जगह पर प्रेजेंट है, हर एक इंसान उसका कंज्यूम कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल में यही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसी गैसेस जो हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और उसको पूरा वर्ल्ड यानी पूरा यूनिवर्स उसको यूज कर सकता है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसोर्स। सेकंड आता है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, इजीली अवेलेबिलिटी। ऐसे रिसोर्स जो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, जिसको इतना ढूंढना नहीं पड़ता, जैसे कि लैंड, जमीन हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी, सॉइल मिट्टी हर जगह को आपको देखने को मिलेगी, वाटर पानी हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। पेस्चर लैंड, क्या होता है पेस्चर लैंड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो छोटे घास वाले होते हैं, जो हॉर्स होती है, काव होती है, गोट होते हैं, जिनको जहाँ पर चराने लेके जाते हैं वो पर्टिकुलर जगह, तो वो भी हर जगह पर देखने को मिलेगी। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो आपको हर जगह पर देखने को मिलते हैं वो इंक्लूड होते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स के अंदर। थर्ड आता है रेयर रिसोर्स, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस। रेयर रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो आपको लिमिटेड प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोल, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है। यानी कि आप समझ लो पेट्रोल को आप पकड़ लो, पेट्रोल पूरी दुनिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर कंट्री जैसे ईरान, इराक हो गए, ये सारी जगह पर ही आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा। गोल्ड भी हर जगह पर नहीं देखने को मिलेगा, यूरेनियम आपको हर जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी दुनिया में लिमिटेड प्लेसेस पर है, उसको बोला जाता है रेयर रिसोर्सेज। लास्ट आता है सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब पहले सॉलिटरी रिसोर्स समझिए। सॉलिटरी रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्स, ऐसा मिनरल जो पूरी दुनिया में एक या दो ही जगह पर देखने को मिलेगा, एक या दो ही जगह पर देखने को मिलेगा। जैसे क्रेलोइट है, विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। क्रेलोइट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ग्रीनलैंड के अंदर देखने को मिलता है और पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। अब मैं आपको रेयर रिसोर्स और सॉलिटरी रिसोर्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स ज्यादातर एग्जाम में इन दोनों में सेम ही लिख के आते हैं, दोनों सेम नहीं है। रेयर रिसोर्स यानी कि रेयर रिसोर्स यानी लिमिटेड प्लेसेस, यानी लिमिटेड किसको बोलते हैं, 110 भी लिमिटेड ही हुआ, यानी 100 में से 10 जगह पर मिलता है तो वो लिमिटेड हुआ। समझ में आया? रेयर रिसोर्स यानी कि 100 में से 10 जगह पर मिलता है तो वो रेयर रिसोर्स हुआ। पर सॉलिटरी रिसोर्स क्या होता है, जो 100 में से एक या दो ही जगह पर देखने को मिलता है और कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। समझ में आ गया? रेयर रिसोर्स जो लिमिटेड जगह पर देखने को मिलता है, सॉलिटरी रिसोर्स जो एक या दो ही जगह पर देखने को मिलता है। वापस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। पहला यूनिवर्सल रिसोर्स जो गैसेस एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो जिस पर किसी का कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, वो पूरे यूनिवर्स यूज करता है। सेकंड जनरली अवेलेबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पर जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, लैंड, ये सारी चीजें। रेयर रिसोर्स जो पूरी दुनिया में लिमिटेड जगह पर देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीजें। फिर आता है सॉलिटरी रिसोर्स जो पूरी दुनिया में एक या दो ही जगह पर देखने को मिलते हैं, जिसका एग्जांपल है क्रेलाइट जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। रीअवेबिलिटी के दो टाइप्स है, एक नॉन रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल। यानी हमारे यहाँ पर जो रिसोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक
जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, यानी वापस यूज कर सकते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको एक बार यूज किया तो मैटर क्लोज। अब नॉन रिन्यूएबल के बारे में जानते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल यानी मैंने बताया कि एक बार यूज कर दिया उसके बाद उसका वापस यूज हो सकता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल ले लो। पेट्रोल आपने एक बार व्हीकल में डाला, ठीक है, आपने व्हीकल चला दिया, वो पेट्रोल क्या हो गया, धुआं बन के उड़ गया। क्या उसको आप वापस रिफिल कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको नया डलवाना पड़ेगा। आप जो पेट्रोल यूज कर चुके हो वो वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। सेम विद कोयला, कोयला एक बार जल के खत्म हो गया तो वो वापस यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्स जो एक बार यूज किया और खत्म हो गए, जो वापस कभी यूज ही नहीं हो सकते, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सेकंड आता है रिन्यूएबल, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिसको अगेन एंड अगेन आप यूज कर सकते हो, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल सोलर एनर्जी, ठीक है, जो सोलर पैनल्स वगैरह आप लगाते हो, तो सोलर एनर्जी कहां से चलता है? सूरज की धूप से। सूरज की धूप कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो तो एक बियॉन्ड चीज है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वो चीज क्या होती है? वापस रिन्यू होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। उसके बाद विंड एनर्जी, हवा कभी चलना बंद करेगी? नहीं करेगी, हवा चलती रहेगी, एनर्जी बनती रहेगी, यानी वो रिन्यूएबल एनर्जी हुई। समझे आप? नॉन रिन्यूएबल यानी ऐसी चीज है जो एक बार यूज हुआ यानी खत्म हो गया, उसके बाद वो कभी भी यूज होगा नहीं। रिन्यूएबल यानी जो एक बार यूज हो गया, वापस उसको अगेन एंड अगेन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, हमने इन डिटेल पढ़ा। पहला था ओनरशिप, ठीक है, जिसके अंदर इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल रिसोर्स हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसके अंदर देखा यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स और सॉलिटरी रिसोर्स। उसके बाद थर्ड जो था रीअवेबिलिटी, उसके अंदर दो देखे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे थ्रू मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को कैसे बचाना चाहिए, कैसे उनकी प्लानिंग करनी चाहिए यूज के लिए। जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल रिसोर्स आर लिमिटेड। अब इंसान की जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड है, इंसान की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी। 10 कंप्लीट होगी तो 100 और पेंडिंग होगी, बट उसके सामने जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यानी कि इंसान की इच्छा चाहे कितने भी हो, बट रिसोर्सेज सामने कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लास्ट 100 ईयर यूसेज ऑफ रिसोर्स इंक्रीज अ लॉट ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम 100 साल की बात करें ना, लास्ट 100 ईयर्स से, तो लास्ट 100 साल के अंदर रिसोर्सेज का यूज एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 100 गुना बढ़ गया होगा। रीजन क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई। पहले हमें रिसोर्स के बारे में इतना पता ही नहीं था कि कौन सा रिसोर्स कैसे यूज होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो सारे रिसोर्स के बारे में पता चला, जो कि अच्छी बात है, बट उसका यूज करने का हमने कोई भी लिमिट रखी नहीं। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो रिसोर्सेज थे वो तो उतने के उतने ही थे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बट जो पॉपुलेशन थी, रिसोर्स को यूज करने वाले लोग बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो लैंड उतनी ही रहती है। 100 साल पहले भी इतनी लैंड थी, आज भी इतनी लैंड है, बट वो लैंड पे रहने वाले लोग तो बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है? फॉरेस्ट काट के उधर घर बनाने पड़ते हैं, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। यानी कि पॉपुलेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं लास्ट 100 ईयर्स के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं। सीरियस प्रॉब्लम इन फ्यूचर इफ वी आर नॉट लुक इन दिस मैटर। अगर हम इस मैटर के बारे में अगर अभी हम नहीं समझते, नहीं सुनते हैं या नहीं ध्यान देते, तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है रिसोर्सेज को लेके। और बहुत सिंपल सी बात है, आप अभी से देखेंगे पेट्रोल वगैरह बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, उसका प्राइस रैपिडली बढ़ता जा रहा है, जिसका रीजन क्या है कि वो चीज खत्म होने वाली है। ऑल्टरनेट आप यूज भी करोगे तो ऑल्टरनेट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई ऑल्टरनेट पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम अभी से इसको सही से यूज नहीं करते हैं, अच्छे से समझ के यूज नहीं करते, तो आगे फ्यूचर जनरेशन को ये सारे रिसोर्स यूज करने मिलेंगे नहीं। ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये एक ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है या किसी की ड्यूटी है, ये हर एक इंसान की अपनी अपनी ड्यूटी होती है कि वो इस तरीके से रिसोर्स का यूज करे कि आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिले और वो उसका बेनिफिट उठा सके। द वर्ड कंजर्वेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो वर्ड कंजर्वेशन दिया हुआ है, कंजर्वेशन जो वर्ड है वो डायरेक्टली शो करता है कि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। हमारे यहाँ पर, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात चलती है। रिसोर्सेज हर किसी के पास होते हैं और हर किसी के पास वो रिसोर्स कम होने के पूरे चांसेस होते हैं, और इसी वजह से लोगों को उसको बचाना पड़ता है। हम लास्ट में कौन सी चीज को बचाते हैं? जब वो चीज खत्म होने वाली है, ठीक है, आप कुछ खा रहे होते हैं बट आपको उसका टेस्ट अच्छा लग रहा होता है, तो आप लास्ट में उसको बचा के खाते हैं कि यार ये चीज मेरे को पसंद है,
ठीक है, मैं जितना चाहूँ उतना उसको लॉन्ग टर्म चलाऊं। तो वैसे रिसोर्सेज होते हैं कि उस पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे और शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएंगे। और जिस तरीके से लोग अभी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, इतना हार्शली, इतना स्पीडली, बिना कुछ सोचे समझे, ये बिल्कुल यही चीज होगी कि अभी की हम लोग लाइफ बहुत अच्छी बना रहे हैं, हमारी लाइफ वॉज टू गुड, बट आने वाली जो जनरेशन होगी उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आप समझिए कि हमने साइकिल से शुरुआत की थी, ठीक है, या कहीं ना कहीं जो ब्लॉक कट होती है वहां से शुरुआत की थी, वहां से हम टू व्हीलर्स पर आए, फिर फोर व्हीलर्स पर आए, फिर बहुत सारे व्हीकल्स बनाए। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो व्हीकल कुछ काम का है, नहीं काम का है, ईवी व्हीकल्स आएंगे। लिथियम खत्म होगा तो बैटरी नहीं बनेगी, वो भी काम का है, नहीं काम का। यानी इवेंचुअली अगर वापस हम 200-300 साल बाद का सोचे तो वापस जो पूरी जनरेशन है वो साइकिल पर ही आ जाएगी, क्योंकि तब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे हमारे पास यूज करने के। यानी कि और ऐसी मेंटालिटी जो रखते हैं ना कि हमको क्या, हम तो अभी अच्छे से कर ले, आने वाली जनरेशन उनका देखेगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिस स्टेज पर अभी हो वो आप अपने फादर की वजह से हो, आपके फादर जिस स्टेज पर है वो उनके फादर की वजह से। यानी इट्स एन एक प्रोसेस होती है कि आपको फ्यूचर जनरेशन अपनी नहीं तो पूरे देश का कम से कम सोचना होता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें बताई गई है कि कंजर्वेशन रिसोर्सेज का करना इसीलिए जरूरी है कि आने वाली फ्यूचर हम इतना बेनिफिट उठा रहे हैं बट आने वाली जनरेशन वो बेनिफिट उठा पाएगी नहीं। और डेंजर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्री और अ ह्यूमन, और जितने रिसोर्सेज यूज करते जाएंगे, घर बनाने हैं तो ट्री को काटते हैं, ठीक है, पेड़ों को काटते हैं, जगह खाली करते हैं। अगर फर्नीचर और ये सब चीज चाहिए तो भी पेड़ को काटते हैं। पेड़ के जो वुड है वो हर जगह पर यूज होता है, तो जिसकी वजह से ट्री खत्म हो जाएगा, ट्री खत्म होगा, ऑक्सीजन खत्म होगा, इंसान डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि रिसोर्स खत्म हो गए तो सिर्फ हमारी काम की चीजें खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। रीजन कुछ भी हो, इंसान खत्म हो जाएगा। जैसे कि ट्रीज नहीं होंगे, पॉल्यूशन हम लोग इतना करते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो प्योर नहीं है। आप देखते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें यहाँ पर रिसोर्स के बेस पर करते कि अगर रिसोर्सेज हमने संभाले नहीं तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद इंसान ही खत्म हो जाता है। अब कुछ स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। Gather information about the availability of utilized, unutilized and portable resource of any region or a country। पहले तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा देश या हमारे पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने रिसोर्स है जो अवेलेबल है, कितने ऐसे है जो अवेलेबल ही नहीं है, और कितने ऐसे है जिसको हम यूज कर सकते हैं और कितने ऐसे जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन को समझने के बाद ही हमें कोई रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। सेकेंड, लिमिटेड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वेयर इट इज नेसेसरी, ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल हमने देखा कि जो एक बार यूज हो गया तो हो गया, वो वापस कभी यूज नहीं होगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को लिमिटेड यूज करना चाहिए, वही जगह पर यूज करो जहां पर जरूरी हो, ठीक है। आजकल देखते हैं कि 8-9 के जो बच्चे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता फिर भी वो एक्टिवा लेके कोई भी बाहर की जगह पर चले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है? एक अंडर ड्राइविंग हो रही है, ठीक है, वो तो रूल ब्रेक हो ही रहा है, ठीक है, बट रिसोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट की एज या जिस पर्टिकुलर चिल्ड्रन की एज साइकिल चलाने की होती है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी और ये सारी चीजें, वो अगर व्हीकल और ये सारी चीजें यूज करेंगे तो वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो जाते कहाँ है, कोई 20 किलोमीटर दूर तो जाएंगे नहीं, 1-8 किलोमीटर या उससे भी कम में जाएंगे, जो घर का कोई सामान होता है या ट्यूशन स्कूल वगैरह होता है, तो उसके लिए साइकिल या ऐसी चीजें यूज हो सकती है। बट नहीं, आज की जो जनरेशन है वो क्या यूज करती है, कहीं ना कहीं व्हीकल्स यूज करती है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल वगैरह है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, जहां पर नेसेसरी जरूरत हो वहीं पर यूज करना चाहिए। थर्ड आता है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्स द क्वांटिटी ऑफ व्हिच कैन बी इंक्रीज। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो रिसोर्स अभी है और जिसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है वो बढ़ाओ, ठीक है। यानी कि कोई भी रिसोर्स है जो खत्म होने वाला है, बट ऐसी चीज है कि उसको अगर हम लोग बचा के रखे या उसको पर्टिकुलर ध्यान रखे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट आता है, इजीली अवेलेबल रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्टेड। ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पर मिल जाते हैं उसको भी वेस्ट नहीं करना है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पानी, वाटर। हर जगह पर मिलता है, लोग उसका एकदम वेस्ट करते हैं, हर चीज पर जो चीज में जरूरत होती है उससे डबल यूज करते हैं। आप समझिए कि एक जो बालकनी होती है उसको धोने में मे बी 1 बाल्टी इनफ है, नहीं हम उस पर 6 बाल्टी यूज कर देंगे, ठीक है। एक जो व्हीकल है उसको धोने के लिए 1 बाल्टी इनफ है, नहीं उधर भी हम लोग 6 बाल्टी यूज कर देंगे। तो ऐसी सारी चीजें जो रिसोर्स हमारे पास है, ठीक है, उसका हम लोग गलत फायदा उठाते हैं। ब्रश कर रहे हैं, बेसिन का जो पानी है वो ऑन है, वेस्ट हो रहा है। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, पूरी दुनिया के पास इजीली अवेलेबल नहीं है। आप जाओगे कोई गांव पर, वहां पानी नहीं है, उनको कदर है उस चीज की,
हमारे यहाँ पर पानी मिलता है तो इसका मतलब हम वेस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कंक्लूजन ये होता है कि इजीली अवेलेबल जो रिसोर्स होते हैं, जो जल्दी से मिल जाते हैं, उसका भी वेस्ट नहीं करना है। वो है इजीली अवेलेबल, बट कहीं ना कहीं बाद में वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्स शुड बी कंजर्व फाइंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको तो अच्छे से यूज करना है, बचा के रखना है, उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है। पेट्रोल, पता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला था तो उसका ऑल्टरनेट सीएनजी ढूंढा, सीएनजी का भी पता था तो ईवी ढूंढा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। अब लिथियम भी खत्म हो गया तो क्वेश्चन मार्क तो है। आज से 100-200 साल अगर लिथियम रिसोर्स हमको नहीं मिला तो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनेगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें जहां पर हमको सोचना पड़ता है कि एक रिसोर्स जब खत्म होने वाला है तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड शुड इन्फोर्स स्ट्रिक्टली। यानी कि कोई भी चीज, नेचुरल रिसोर्स को कोई वेस्ट करता है या नेचुरल रिसोर्स को इलीगल यूज करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए, और उस लॉ को सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना चाहिए, उस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवाना चाहिए। अगर आप लॉ बनाते हो, ठीक है, बट स्ट्रिक्ट फॉलो ही नहीं होता उस चीज का, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट होता है सिटीजन शुड बी वेल एक्वायर्ड विथ ऑल फैक्ट एसोसिएटेड टू रिसोर्स एंड द पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड। एक सिटीजन के पास हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या रिसोर्स के साथ हो रहा है, रिसोर्सेज यूज कैसे हो रहे हैं, कैसे उसको यूज करने हैं, उसके अंदर खुद समझ होनी चाहिए, खुद के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। हर एक चीज उनको खुद को समझ होती है। अब कोई भी गवर्नमेंट होती है या एनजीओज होते हैं, उनका काम है कि आपको बताए। अब एज अ सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको समझे, ठीक है। कान हमारे पास दो होते हैं, सुना और निकाल दिया, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सुन के उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे मैटर ऐसे हैं जो दिखने में बहुत छोटे दिखते हैं, आपके एजुकेशन में इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि यू आर द फ्यूचर जनरेशन। अगर अभी से जो स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट, अगर अभी से पूरे गुजरात के या पूरी दुनिया के 10th के स्टूडेंट अगर एक सेकंड के लिए ये बात को समझ लेते तो आने वाली पूरी जनरेशन तो समझ चुकी है, तो वो रिसोर्स वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए ये सारी चीजें आपके एजुकेशन में इंक्लूड की गई है, ना कि इसलिए कि आप सिर्फ पढ़े। पढ़ने के साथ साथ मार्क्स लाना ठीक है, बट मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर नॉलेज। अगर आप नॉलेज ही गेन नहीं करोगे तो वो मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। मार्क्स आपके पास होने के लिए आप बोर्ड में टॉप भी कर दोगे, बट अगर आप ये चीज को समझोगे ही नहीं तो आप एज ए गुड सिटीजन उस चीज में पास नहीं हो पाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा था कि प्लानिंग एंड कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए रिसोर्सेज का, ये सारी चीजें आज हमने देखी। ये वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फटाफट से व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सके। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।